टीबी टेंशन की बात है, लेकिन आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस खास कार्यक्रम में हम आपकी सारी टेंशन दूर करने वाले हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ऋतु से। आज वर्ल्ड टीबी डे है, एक ऐसी बीमारी जिसके शिकार इस वक्त लाखों लोग हैं और लगातार ये जान भी ले रहा है। दुनिया भर की चिंता टीबी की बीमारी को लेकर है, लेकिन दक्षिण और दक्षिण पूर्वी एशिया के देश खास तौर से गंभीर संकट में है और टीबी मरीजों के लिहाज से भारत सबसे विकट स्थिति में है। दुनिया के 26% टीबी मरीज अकेले भारत में हैं। ये WHO का 2023 का आंकड़ा है, लेकिन यही लेटेस्ट आंकड़ा भी है। हालांकि भारत के संदर्भ में राहत के बाद भी जरूर है, उसकी चर्चा भी हम करेंगे। हमारे साथ एक्सपर्ट्स का बड़ा पैनल होगा, जिनसे आप टीबी के खतरे को बहुत अच्छे तरीके से समझ पाएंगे और समाधान के उपाय भी आप जान पाएंगे। और चलिए, हमारे साथ पैनल जुड़ चुका है, परिचय करवा देते हैं। प्रशांत होता जी हमारे साथ जुड़ गए, जो कि प्रेसिडेंट और ग्रुप हेड भी है और साथ ही साथ सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं। इसके अलावा डॉक्टर मनदीप सिंह टुटेजा भी हमारे साथ जुड़ गए, जो कि कंसल्टेंट है पुल्मोनोलॉजिस्ट के। इसके अलावा डॉक्टर JK चौधरी जी भी हमारे साथ हैं, जो कि जिला क्षय रोग अधिकारी हैं रायगढ़ से। इसके अलावा संतोषी निर्मलकल जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो कि महिला स्वयं सेवी हैं छत्तीसगढ़ से। और चलिए, बिना देर के हम इसकी शुरुआत करते हैं और शुरुआत हम करते हैं डॉक्टर मनदीप जी के पास हम चलते हैं। सर देखिए, सबसे पहला सवाल मन में यही आता है वर्ल्ड टीबी डे पर, जो दर्शक नहीं भी जानते हैं कि वो ये जान पाए कि आखिर टीबी है क्या और ये फैलती कैसे है। देखिए, टीबी जो है नमस्ते। सबसे पहले तो मैं अपने बारे में थोड़ा डिटेल बता दूं। मैं डॉक्टर मनदीप सिंह टुटेजा फोर्टिस हॉस्पिटल रायगढ़ से हूं। और जहां तक टीबी की बात है, हर साल 24 मार्च को वर्ल्ड टीबी डे बनाया जाता है। ये अवेयरनेस बढ़ाने के लिए ये गवर्नमेंट की तरफ से और वर्ल्ड टीबी सोसाइटी की तरफ से एक इनिशिएशन है। और टीबी के बारे में मैं बताऊं, एक ये इन्फेक्शियस डिजीज है जो कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नाम का एक जीवाणु रहता है, उसके कारण होता है। इस बीमारी में ये है कि अगर ये किसी को है तो ये खांसी से, छींक से, सांस से, बात करने से ये फैलता है। संक्रमण सामने वाले को कर सकता है। अब मुख्य लक्षण क्या है इस बीमारी के? इसमें यह है कि सामने वाले को हल्का बुखार आ सकता है, पसीना आ सकता है, खांसी 2 हफ्ते से ज्यादा की खांसी हो सकती है, वजन में कमी होना, इवन बलगम जो है, बलगम में खून भी आ सकता है, और भूख में कमी होना। ये सब इसके प्रमुख लक्षण हैं। चलिए, दोबारा आपके पास लौटोगे। डॉक्टर JK चौधरी जी का रुख करते हैं। सर, जैसा कि सर ने बताया कि लक्षण क्या होते हैं, अब बात आती है कि लक्षण जब आपको पता चल गया तो उसके बाद आपका अगला कदम क्या हो। जैसे कि हम लोग को यदि टीबी का जिसमें लक्षण है, उसको हम प्रिजेम्पटिव टीबी केस मान के उसका आगे हम लोग इन्वेस्टिगेशन कराते हैं। इन्वेस्टिगेशन में मुख्य रूप से हम लोग बलगम की जांच कराते हैं। आजकल CT नाट, ट्रू नाट आया है, जो न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन टेस्ट होता है। ये स्पुटम में 1000 की माइकोबैक्टीरिया है 1 ml में, तो भी ये टीबी के कीटाणु को पता कर सकता है। पहले हमारे पास जो माइक्रोस्कोपी था, उसमें 10 मिलियन पर ml स्पुटम में 10 मिलियन माइकोबैक्टीरिया की संख्या होगी, तब पता चलता था। तो अब हमारे पास नई तकनीक है, जिसमें हम स्पुटम जांच करा के टीबी है कि नहीं उसको पता कर सकते हैं। और स्पुटम में यदि माइकोबैक्टीरिया पॉजिटिव आया तो उसको माइकोबैक्टीरियोलॉजिकली कंफर्म टीबी केस बोलते हैं। एक दूसरी जांच होता है जो एक्सरे होता है। एक्सरे में यदि आ रहा है कुछ एबनॉर्मल है चेस्ट एक्सरे में, और बलगम में यदि नहीं आया है, तो उसको हम लोग क्लिनिकली डायग्नोस्ड टीबी केस मान के भी ट्रीटमेंट करते हैं। इसके अलावा कुछ और दूसरे ऑर्गन में भी जैसे होता है टीबी, जैसे ब्रेन में है या बोन में है या इंटेस्टाइन में है, यूट्रस में है, तो उसका अलग अलग इन्वेस्टिगेशन होता है। उसके लिए USG, CT, MRI ये सब जांचें भी होती हैं। लेकिन मुख्य रूप से पल्मोनरी टीबी के लिए स्पुटम का CB नाट और चेस्ट एक्सरे। चलिए, दोबारा आपके पास लौटूंगी मैं। हमारे साथ संतोषी निर्मलकल जी भी जुड़ गई है, जो कि महिला स्वयं सेवी है। मैम, अगर टीबी की हम बात कर रहे तो नाम सुनकर भी लोग थोड़ा घबरा जाते हैं कि क्या होगा, कैसे होगा। आप समाज में इसको किस तरीके से देखते हैं? जो टीबी से ग्रसित लोग होते हैं उनको समाज से किस तरीके से समर्थन मिलता है?
नमस्ते मैम, मेरा नाम संतोषी निर्मल का है। मैं खैरपुर से हूँ। मैं गांव में जैसे कि सर्वे होता है, जैसे टीबी सर्वे होते हैं, कुष्ठ सर्वे होते हैं, तो हम लोग को स्वास्थ्य केंद्र से सर्वे दिया जाता है मैम। तो हम लोग गांव गांव में घर घर में घूम घूम के सर्वे करते हैं। तो जैसे बुखार आना लगातार उससे हम लोग मिल रहे हैं, तो बुखार आना, खांसी आना, तो लोग हमको डायरेक्ट जैसे बताने में संकोच करते हैं मैम। तो हम लोग एनएम दीदी को जाके बताते हैं कि दीदी उसको बार बार खांसी आ रही है, बुखार आ रही है, दवाई खा खा के दबा रहे हैं करके। तो फिर एनएम दीदी बोलती है कि एक बार उसका बलगम लेकर आना, और उसको फिर हम लोग टेस्ट कराएंगे, फिर उसको बताएंगे कि उसको क्या बीमारी है करके। तो हम लोग उसका बलगम लेके आते हैं, एनएम दीदी के पास जाते हैं, फिर वो एनएम दीदी उसको टेस्ट करवाते हैं। उसके बाद उसको फिर जाके हम लोग बताते हैं कि मैम आपको ऐसा टीबी का आप शिकार हो रहे हैं। आप गांव मतलब दवाई लेना शुरू कर दीजिए और खाइए और घर में सुरक्षित रहिए करके उसको हम लोग समझाते हैं, और बार बार जाके उसको मिलते हैं मैम। हाँ। चलिए मनदीप जी, इलाज को लेकर मैं यहाँ पर और थोड़ा सा डिटेल में जानना चाहूंगी कि टीबी का जो इलाज है वो कैसे होता है, क्या कुछ प्रोसेस होती है और इलाज के दौरान किन किन चीज़ों का ध्यान रखा जाता है? सबसे पहले तो जैसे मैडम ने बताया कि हम एक्सरे करते हैं, एक्सरे करके बलगम की जांच करवाते हैं। उसमें दो किस्म की पॉसिबिलिटी है, या तो बलगम में पॉजिटिव आ रहा है तब तो वो 100% माइक्रोबैक्टीरियल कंफर्म पॉजिटिव हो जाता है टीबी। तो उसका जो है टीबी का ट्रीटमेंट चलता है। अब उसमें भी ये है कि कैटेगराइजेशन है, एक एमडीआर टीबी है, एक नॉर्मल टीबी है। एमडीआर का मतलब मल्टी ड्रग रेसिस्टेंट टीबी। अगर वो निकल के आता है तो उसका ट्रीटमेंट अलग चलता है, वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एडमिट होके ही वो किया जा सकता है। और नॉर्मल जो टीबी है उसका तो ये है कि डॉट्स के द्वारा ट्रीटमेंट दिया जाता है, जो 6 महीने का होता है और अंडर ऑब्जर्वेशन किया जाता है। तो बहुत ही लगभग 95% केस में तो ये है कि बहुत ही सक्सेसफुल, अगर सामने वाला इलाज पूरा ले रहा है, पूरी दवाइयाँ टाइम से ले रहा है, तो सक्सेसफुल इलाज किया जा सकता है और रिकवरी बहुत अच्छी है इसमें। चलिए, रिकवरी को लेकर जेके चौधरी मैम के पास मैं जाना चाहूंगी। मैम, रिकवरी की अगर बात की जाए तो कितना वक्त इसमें रिकवरी में लगता है और उस दौरान किन किन चीज़ों का मरीज को ध्यान रखना पड़ता है? ये टीबी के दवाई यदि रेगुलर ली जाए तो जो सिम्टम्स हैं उसके बुखार आना, खांसी आना, कमजोरी लगना, ये सिम्टम्स जो है उसको 15 से महीना दिन में रिलीफ मिल जाता है। लेकिन जो दवाइयां हैं उसका फुल कोर्स 6 महीने का होता है ड्रग सेंसिटिव टीबी का, और ड्रग रेजिस्टेंट का तो 8 से 9 महीने 12 महीने अलग अलग होता है। पर जो ड्रग सेंसिटिव टीबी है, डीएस टीबी जिसको बोलते हैं, वो 6 महीने में पूरी तरीके से ठीक हो जाता है। हालांकि सिम्टम्स फ्री होता है 15 महीने दिन में, लेकिन फिर भी फुल कोर्स करना जरूरी होता है। यदि बीच में पेशेंट छोड़ दे टीबी का दवाई खाना, मैं ठीक हो गया हूँ सोच के, तो फिर उसमें बैक्टीरिया उसके अंदर में डॉर्मेंट फेज में रह जाते हैं, और आगे चल के वो लोग एमडीआर मतलब मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी रिलैप्स हो जाता है। इसलिए उसको फुल कोर्स करना जरूरी है। यदि फुल कोर्स करता है तो पूरा ठीक होता है। तो कुछ मरीज जिनमें कोमार्बिडिटी है, मतलब कुछ दूसरे बीमारी हैं, जैसे शुगर है या किडनी पेशेंट है, एचआईवी पेशेंट हैं, डायलिसिस पेशेंट हैं, ऐसे लोगों में थोड़ा सा रिकवरी लेट होता है। पर जिन पेशेंट में कोमार्बिडिटी नहीं है वो लोग जल्दी ठीक हो जाते हैं और पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाते हैं। तो चलिए, स्वस्थ हो सकते हैं, इसलिए टेंशन लेने की बात नहीं है, बल्कि समय पर इलाज करें। अगर कोई सिम्टम्स देखते हैं तो सबसे पहले डॉक्टर के पास जाए। प्रशांत होता जी भी हमारे साथ अब जुड़ गए, जो कि प्रेसिडेंट और ग्रुप हेड है, साथ ही साथ सामाजिक कार्यकर्ता भी है। चूंकि आप सामाजिक कार्यकर्ता है सर, मेरा पहला सवाल यही होगा कि टीबी से ग्रसित लोग जो हमारे समाज में होते हैं, जो आसपास होते हैं, कई दफ़ा होता है कि उन्हें अलग नज़रों से देखा जाता है। इसको आप किस तरीके से देखते हैं और समाज की क्या कुछ भूमिका होनी चाहिए? नमस्कार आप सभी को, और आपको धन्यवाद। पल्मोनोलॉजिस्ट टोटेडा जी और डॉक्टर जेके चौधरी जी, ये दोनों जिसके बारे में बोले हैं उसको छोड़कर टीबी का जो रूट से ट्रीटमेंट तक, इसमें समाज का ही रोल ही रहता है। समाज के बिना ये टीबी कभी भी इरेडिकेशन नहीं हो सकता है।
हमारा प्रधानमंत्री जी 2025 तक इंडिया जी। को टीबी मुक्त करने के लिए अभी आह्वान दिए हैं। हम्म। निक्षय मित्र प्रोग्राम को अनाउंस किया गया, कम्युनिटी वर्कर्स को इन्वॉल्व किया गया। देखिए, इसमें 3-4 चीज रहता है जिसमें कम्युनिटी का मुख्य भूमिका रहता है। एक होता है कि सस्पेक्ट जो केसेस में लगातार का आपका कफ होता है, कुछ वीक्स टुगेदर, मंथ्स टुगेदर, या फीवर होता है, मतलब बुखार आता है, वेट लॉस होता है, उस केसेस को कभी कभी ना कुछ स्टिग्मा हो जाता है कि हॉस्पिटल तक नहीं आते हैं, डॉक्टर का जांच नहीं करते हैं। अगर वो पल्मोनोलॉजिस्ट के पास, डॉक्टर के पास नहीं पहुंच पाएंगे तो डॉक्टर साहब कैसे आपको रेफर करेंगे पल्मोनोलॉजिस्ट के पास? वो घर में केस रह जाता है। एक है नंबर 1। नंबर 2 जो कम्युनिटी का रहता है कि जो स्टिग्मा एसोसिएटेड है, आपको पता है कि जिस तरह सामाजिक प्रतिबंधक, एक सामाजिक अंधविश्वास रहता है कि भाई ये टीबी का बीमारी जो है बहुत खतरनाक है, ये सांपग्रस्त लोगों को होता है, बहुत कुछ चीज ऐसे समाज में होता है। पहले इसको राज जख्मा का नाम दिया जाता था, इतना बड़ा बीमारी था। तो वो सब चीज अभी नहीं है। एक उम्मीद है, एक आशा है कि ये आशा का किरण जो है वो सबसे बड़ी चीज होता है कि टीबी इज क्यूरेबल। अगर वो सेकेंडरी टीबी होता है, सपोज आपका HIV रिलेटेड है या और कोई डिजीज रिलेटेड है, वो उसको थोड़ा टाइम लेता है, लेकिन अदरवाइज टीबी जो है वो टीबी क्यूरेबल होता है। वो आशा का किरण जो वो होता है कम्युनिटी से। थर्ड चीज कि टीबी का दवा जो है वो 6 to 9 मंथ्स तक रहता है, और 6 to 9 मंथ जो है बीच में पेशेंट को अच्छा लगता है, 2-3 वीक के बाद पेशेंट को अच्छा लगता है। तो ये 2-3 वीक के बाद अगर पेशेंट दवा बंद कर देता है तो उसमें ये बीमारी डरमांट तो हो जाता है, लेकिन और एक बार आएगा, फिर उसके बाद वो ड्रग रेजिस्टेंट भी हो सकता है। इसी टाइम कम्युनिटी का, परिवार का, जो कम्युनिटी हेल्थ वर्कर्स है, उनका एक भूमिका रहता है कि आपको मेडिसिन का कंप्लीट करना है। तीसरी चीज है, अब जो एक इम्पॉर्टेंट चीज होता है कि बच्चा को स्कूल में भी नहीं, इसका पिताजी को टीबी है, ये सब चीज होता है। लेकिन एक चीज को क्लियर हो जाना चाहिए कि 2-3 वीक्स के बाद मेडिकेशन लेने के बाद टीबी जो है, ये जो है अभी संक्रमण नहीं हो सकता, मतलब इन्फेक्शन नहीं हो सकता। ये जागरूकता समाज में लाना वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो सभी को एक 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 रहता है कि भाई ये एक नॉर्मल बीमारी है और इसमें कोई इतना सामाजिक व्याधि ऐसा कुछ नहीं है, इससे ये आदमी निकल सकता है। बिल्कुल, और जो जागरूकता लास्ट में जो बहुत जरूरी इम्पोर्टेंट है। मैं चीज दोबारा आपके पास लौटूंगी सर। संतोषी जी का रुख करना चाहूंगी। संतोषी जी, इस बीमारी को लेकर समाज में किस तरीके से जागरूकता फैलाई जा सकती है और इसके लिए क्या कुछ उचित कदम उठाए जा सकते हैं? जैसे कि मैम, जैसे गांव में हम लोग पंचायत में इसके बारे में, ये टीबी के बारे में सरपंच लोगों से भी मिलजुल के बात करते हैं कि सर इस टाइप का जैसे टीबी मरीज है, तो अपने गांव में हम लोग को NM दीदी और सरपंच से मिल के उसको बातचीत करते हैं मैम, बैठक करके कि सर ऐसे मरीज है तो उसको अच्छे से व्यवहार करेंगे, अच्छे से सब अड़ोस पड़ोस मिल के रहेंगे तो उसके शरीर में सुधार आएगा। और यदि उसको कोई ताना देंगे या कुछ बोलेंगे तो उसमें उसका तबीयत सुधरने के बजाय और बिगड़ेंगे करके उसको बातचीत करते हैं। तो अड़ोस पड़ोस वालों को भी इसके बारे में हम लोग समझा के रखते हैं मैम कि मतलब टीबी मरीज के पास ऐसा बर्ताव मत कीजिए। और प्लस उसके साथ घर वाले को भी उसके बारे में बोलते हैं। कोई कोई घर में तो ऐसा होता है कि वो टीबी मरीज है, बुजुर्ग है, उसको क्या करना है, उसमें क्या ध्यान देना है, ऐसा टाइप का भी संभावना होते हैं मैम। तो उसके साथ भी उसके मतलब बहू है, बेटे हैं, तो उन लोग को भी हम लोग समझाते हैं और बोलते हैं। और बदलाव के बारे में बोले तो बदलाव तो वैसे है कि समाज में थोड़ा नहीं, बहुत बदलाव आ गया पहले से कि टीबी उतना बड़ा बीमारी नहीं है कि उसको लेकर हम लोग ठीक, मतलब वो ठीक नहीं होने वाला बीमारी तो है नहीं कि उसको लेकर हम लोग सीरियस हो जाएंगे और उससे छुआछूत का भावना रखेंगे करके ऐसा। मतलब समाज में बहुत बदलाव आ गए हैं मैम इसके बारे में। बिल्कुल सही बात कही आपने, क्योंकि ये ऐसी बीमारी नहीं है, इसका बिल्कुल इलाज है और इसे ठीक भी किया जा सकता है। मनदीप जी के पास मैं जाना चाहूँगी। मनदीप जी, देखिए, इस बीमारी की बात की जाए तो जाहिर सी बात है कि जिससे भी होती है वो थोड़ा सा घबरा जाता है, मना स्थिति हम समझ सकते हैं, साथ ही साथ परिजनों की भी। तो अगर अस्पताल में अगर ऐसे मरीजों का जब इलाज किया जाता है तो उस दौरान किस तरीके से उनको मेंटली सपोर्ट किया जाता है?
देखिए, सबसे पहले तो हॉस्पिटल में हमारे यहाँ फैसिलिटी है। हम जितने भी हमारे टीबी मरीज हैं उनको आइसोलेशन में रखते हैं और पूरा प्रॉपर वेंटिलेशन का ध्यान रखा जाता है। बेसिकली टीबी वाले मरीज के लिए एक चीज़ बहुत ज़रूरी है कि आपका एनवायरनमेंट में जो है वेंटिलेशन प्रॉपर हो, ताकि वो जब भी खांस रहा है तो उसी रूम में कीटाणु उसके ना रहें। अच्छा वेंटिलेशन से रूम में हमेशा वेंटिलेशन रहने से रूम में साफ सफाई रहती है और दूसरे उसके जो भी रिश्तेदार आते हैं उनको भी संक्रमण होने का जो रिस्क है काफ़ी कम हो जाता है। और फिर हम उनको प्रॉपर गाइडेंस भी देते हैं कि आपको क्या-क्या प्रिकॉशन रखना है। और पेशेंट से मिलने आ रहे हैं तो आप मास्क लगा के आओ। पेशेंट को भी मास्क लगाने का एडवाइस करते हैं। और दूसरा ये है कि अगर उसको बलगम आ रहा है तो बलगम को कैसे डिस्पोज ऑफ करना है प्रॉपर तरीके से, ताकि बलगम से कीटाणु जो है इधर-उधर ना फैलें। तो ये सब चीज़ उनको पूरा बताया जाता है और प्रॉपर साफ-सफाई, न्यूट्रिशन सब चीज़ का ध्यान दिया जाता है। और दूसरा ये है कि अगर किसी घर में छोटे बच्चे हैं जिनका कांटेक्ट है बहुत ज़्यादा, तो जैसे मदर को हो गया, मदर फीड करवा रही है, अब ऐसे बच्चों को आप फीड तो बंद नहीं करवा सकते। इस टाइप के पेशेंट में फिर क्या है कि बच्चों को हम प्रोफाइलेक्टिक मेडिसिन देते हैं, जो कि बहुत ही लो डोज पे रहता है, मगर उससे ये है कि बच्चे को टीबी होने का जो रिस्क है ना के बराबर हो जाता है। सर, एक सवाल आया मेरे मन में छोटा सा, क्या ये जेनेटिक भी होता है कि अगर माँ को है तो बच्चे को भी हो जाएगा? नहीं, जेनेटिक नहीं है। माँ को है, माँ खांस रही है, बात कर रही है, तो जितनी बार भी वो खांसेगी, छींक मारेगी, बात करेगी, तो जो मुंह से आपका जो एयरबॉर्न पार्टिकल्स निकलते हैं, उनमें ये कीटाणु रहते हैं। अगर वो एयरबॉर्न पार्टिकल सामने वाला कोई भी सांस ले रहा है उसके अंदर चले जाए तो उससे ये इन्फेक्शन होता है। इसका जेनेटिक्स से कोई लेना देना नहीं है, एयरबॉर्न डिजीज है बेसिकली। तो हमें उस चीज का ध्यान रखना है। इसलिए अगर मास्क लगा के आप रह रहे हैं, प्रॉपर वेंटिलेटेड रूम है, तो उसमें ये टीबी का जो इन्फेक्शन है उसका होने के जी। चांसेस काफी कम हो जाते हैं। चलिए, जेके मैम के पास जाना चाहूंगी। जेके मैम, जो मरीज है जिसका इलाज टीबी का चल रहा है, उस दौरान उसे किस तरीके की सावधानियां रखनी, साथ ही साथ आसपास जो लोग मौजूद है या उनके जो परिजन है उनको किस तरीके की सावधानियां रखनी चाहिए? जो मरीज है उसको एक तो टीबी का दवाई को रेगुलर जिस समय खाते हैं वो लोग डेली उसी समय खाना है। और जितने दवाइयां हैं वेट के हिसाब से हमारे यहाँ एफडीसी आता है, फिक्स डोज कॉम्बिनेशन, उसको 3 या 4 टैबलेट, जैसे एवरेज 50 kg का पेशेंट है तो उसको 4 टैबलेट खाना रहता है। तो ये दवाई उसी समय पे जिस समय पे वो लेना पसंद करती है, जैसे रोज सुबह 7 बजे लेती है तो रोज 7 बजे, या 8 बजे लेती है तो 8 बजे एक फिक्स टाइम में ले। तभी उसका ब्लड में जो मेडिसिन का एक लेवल रहता है, मिनिमम इनहिबिटरी कंसंट्रेशन बोलते हैं, वो मेंटेन रहता है। तो पहली बात तो ये काउंसलिंग में बताते हैं कि दवाई को डेली और एक ही टाइम पे खाना है। दूसरी चीज, दवाई के साथ साथ अपने पोषण स्तर, खाने पीने का स्तर को भी अच्छा रखना है, जैसे कि हाई प्रोटीन डाइट, ताजा सब्जियां, ताजा फल, ये सब भी खाना है, जिसमें जल्दी ठीक होने का चांस रहता है और दवाइयों का साइड इफेक्ट भी कम होता है यदि हमारा पोषण स्तर सही रहे तो। दूसरी चीज, परिवार में दूसरे व्यक्ति को ना हो उसके लिए सही जगह पे, एक पर्टिकुलर जगह रहे वहीं पे खांसी आए तो थूके और उसको प्रॉपर डिस्पोज करें। और वेंटिलेटर जैसे भी बताए डॉक्टर साहब ने कि रूम कमरा जो है प्रॉपर वेंटिलेशन में रहे, मास्क लगा के रहे, ये सब तो दूसरे को ना फैलाए उसके लिए सावधानियां रखना है। और खुद ठीक होने के लिए प्रॉपर दवाई खाना है, अपना न्यूट्रिशनल स्तर ठीक रखना है। तो चलिए, बड़ी और अच्छी घर वालों बात को आपने टीपीटी भी बताई देते मैम कि हैं। किस तरीके से हम ध्यान लोग रखना टीबी है, किस तरीके की डाइट यहाँ पर होनी चाहिए। प्रशांत जी का रुख करना चाहूंगी। सर, टीबी जैसे बीमारी को लेकर समाज में हम देखते हैं कि कई तरह की भ्रांतियां भी है। इन भ्रांतियों को किस तरीके से दूर किया जाए, इसके लिए आखिर क्या किया जाए? नहीं, पहले थैंक यू, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा एक दो चीज जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जी। जिसका ऊपर ध्यान रखना चाहिए, वो है जिस तरह अभी मैडम बता रही थी कि न्यूट्रिशन एक बहुत बड़ा कंपोनेंट है, पोषण जो है। इसीलिए हमारा जिंदल फाउंडेशन 2015-16 से हम लोग नवीन जिंदल जी का प्रेरणा से, तो सालू मैडम की प्रेरणा से हम लोग अडॉप्ट किए हैं विलेजेस को। अभी 10,000 पेशेंट जो है उनको हम रेगुलर सरकार के साथ, सरकार की जो भी प्रेस्क्रिप्शन है उनके साथ उनको हम भरपूर न्यूट्रिशन देते हैं। जिस तरह डॉक्टर साहब भी है, माइक्रो न्यूट्रिशन और माइक्रो न्यूट्रिशन, जिस तरह कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, फैट्स है, लेकिन माइक्रो न्यूट्रिशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। जिंक है, आयरन है, फास्फोरस है, सेलेनियम है, वो सारी चीज का एक एक पैकेज रहता है, कस्टमाइज पैकेज रहता है।
उसको जो देना पेशेंट को, क्योंकि उसके बिना दवाई का असर ठीक नहीं होगा और कभी कभी डैमेज भी होगा दवाई का, अगर न्यूट्रिशन प्रॉपरली नहीं लेता है। वो उसके लिए परिवार को ध्यान देना है, पेशेंट को ध्यान देना है, और हम लोग जो भी सामाजिक स्तर में काम कर रहे हैं हम टाइमली वो जो न्यूट्रिशन है वो पहुंचाना चाहिए। दूसरी बात है जो चीज आप ध्यान रखें, एक है स्मोकिंग, पासिव स्मोकर और एक्टिव स्मोकर। एक है कि एक आदमी स्मोक करता है, दूसरा है कि उसका बीवी बच्चे परिवार वाले वो लोग ज्यादा मतलब गलीबल है, क्योंकि जो पासिव स्मोकर है उनको ज्यादा डैमेज होता है। तीसरी चीज है, अभी भी बहुत जगह में जो ब्रिक का जो ईंट बनाने का जो पुराना तरीका था आग जला के वो करना, अभी भी सरकार ने हर जगह पर बैन कर दिया, बट फिर भी रिमोट एरिया में चलता रहता है और गरीबी की वजह से लोग जाते हैं वहां काम करने के लिए। उसमें कम्युनिटी, पंचायत, सबका रोल रहता है कि ऐसे ब्रिक क्लीन को हम लोग को डिस्करेज करना चाहिए, बंद करना चाहिए, क्योंकि ये एक पॉवर्टी का आखिरी एक टेस्ट होता है। तो पॉवर्टी और टीबी दोनों जो है उसका बीच में एक ऑर्गेनिक रिलेशनशिप है। तो इंडिया में हाईएस्ट टीबी लोड हमारा है, तो इसके लिए पॉवर्टी से हमारा कंपनी जो है जिंदल स्टील एंड पावर, तो हम लोग 16 यूएनएसडीजी को कंप्लाई करते हैं आउट ऑफ 17, उसमें पॉवर्टी और जीरो हंगर और माल न्यूट्रिशन ये हमारा 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर में है। तो अगर हम पॉवर्टी, जीरो हंगर, माल न्यूट्रिशन, स्मोकिंग इसका ऊपर काम करें तो टीबी जो है ऑटोमेटिक अवेयरनेस, उसके बाद अवेयरनेस का चाबी जो है वो काम देगा। लेकिन आप कितना भी अवेयरनेस करें, कितना भी आउटरीच करें, लेकिन जब तक पॉवर्टी है, जब तक पॉवर्टी इंड्यूस्ड लोग जाके ब्रिक क्लीन में काम करेंगे, फिर स्मोकिंग करेंगे, अनहाइजीनिक एटमॉस्फेयर में रहेंगे, तो टीबी को निवारण करना, इरेडिकेट करना एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा। इसीलिए कि एशियन अफ्रीकन कंट्रीज में ये बहुत बड़ा चैलेंजेस होता है। अभी तो टीबी का लोड कम हुआ है, अभी 25% से हम लोग अभी 17% तक आ गए। इसका मतलब देश अभी प्रगति पथ में है, लेकिन और डेवलपमेंट चाहिए। और पॉवर्टी को आप जितना बंद करोगे, एजुकेशन को जितना अवेयरनेस लाओगे, उसके बाद दवाई, हमारा डॉक्टर्स बहुत अच्छे हैं, इंडिया का डॉक्टर्स आर द बेस्ट डॉक्टर्स, लेकिन कम्युनिटी का स्टिग्मा दूर करना। और एक जो अच्छा चीज हमने किया है कि जो घर का जो हेड है वो अगर मतलब बेड रिडन हो जाता है, टीबी के लिए काम करने नहीं जा पाता है, उनका बच्चों का एजुकेशन फेल हो जाता है, तो हम लोग अभी 4000 बच्चों का अडॉप्ट किए हैं कि उनका एजुकेशन कैसे ब्रेक नहीं होगा, वो लोग जाके पढ़ाई करेंगे। उसके लिए भी हमको अवेयरनेस करना पड़ता है। स्कूल में भी रेजिस्टेंस होता है, ये नहीं होता है, नहीं होता है, लेकिन बिल्कुल हम प्रशांत जी, अवेयरनेस तो अवेयरनेस यहाँ करते पर हैं। जरूरी भी है। मनदीप जी के पास मैं जाना चाहूंगी, एक छोटा सा सवाल मेरे मन में फिर से आया। एज ग्रुप की अगर बात की जाए तो क्या पर्टिकुलर कोई एज ग्रुप होता है जिनको टीबी की बीमारी हो सकती है? हाँ, देखिए मैम, जो हमारे एल्डरली है, एडवांस एज ग्रुप वाले जितने हैं, जिनको डायबिटीज़ है की प्रॉब्लम है, या कोई और इम्यूनिटी उनका किसी भी वजह से डाउन है, या सीओपीडी, अस्थमा से रिलेटेड जो पेशेंट हैं, और जो क्रॉनिक स्मोकर रहे हुए हैं अपने यंग एज में, उनमें यह है कि टीबी और किसी भी वजह से मेल न्यूट्रिशन है, उनमें यह टीबी के होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो बेसिकली न्यूट्रिशन का होना बहुत ज़रूरी है। और दूसरा ये है कि अगर वो शुगर के मरीज हैं तो उनका शुगर लेवल रेगुलरली उनको चेक करना है, विद इन नॉर्मल लिमिट रखना है, क्योंकि शुगर अगर हाई रहेगी तो टीबी के अलावा दूसरे भी इन्फेक्शन के होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा रहते हैं। तो ये ग्रुप काफ़ी ससेप्टेबल रहता है। तो इनमें रेगुलर चेकअप्स वगैरह, जरा भी उनको अगर खांसी हो रहा है, फीवर आ रहा है 1-2 हफ्ते से ज़्यादा, उनको तुरंत डॉक्टर के पास आके अपना चेकअप करवाना है और टीबी को रूल आउट करना है। चलिए जेके मैम जी, आपसे एक सवाल मेरा ये है, जैसा कि आप साइड इफेक्ट को लेकर आखिरी सवाल के जवाब में आप कह रही थी कि साइड इफेक्ट भी हो, तो साइड इफेक्ट की बात की जाए तो किस तरह के साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं और उन्हें कैसे ठीक किया जा सकता है? जैसे जो हमारे टीबी की दवाइयां हैं उसमें 4 दवाई मिली होती है, INH, रिफाम्पिसिन, इथेम्ब्यूटाल और पैराजिनामाइड। इन दवाइयों का जो मुख्य साइड इफेक्ट है, जैसे सबको गैस्ट्राइटिस मतलब उल्टी लगता है, भूख नहीं लगता, पेट भरा भरा लगता है, ये तो कॉमन है। दूसरी चीज जो INH में होता है वो पेरिफेरल न्यूरोपैथी, मतलब जो छोटी छोटी नसें हैं उसमें झुनझुनाहट आती है और नसें कमजोर हो जाती हैं। दूसरी चीज में हिपेटाइटिस होता है, मतलब लीवर का एंजाइम और जो लीवर का एक बिलीरुबिन होता है जो लीवर से बनता है, वो उसकी मात्रा बढ़ जाती है। और इथेम्ब्यूटाल से ऑटोटॉक्सिसिटी मतलब कम सुनाई देना, और होता है आंख
में इसका प्रभाव पड़ता है छोटे बच्चों में, जिसको ऑप्टिक न्यूराइटिस बोलते हैं। पायराजेनामाइट का भी वही हेपेटाइटिस होता है, लिवर खराब होता है और साथ में जोड़ों में मैम, दर्द इस होता साइड है, इफेक्ट से यूरिक बचे एसिड बढ़ कैसे? जाता समय है। कम है, मैं चाहूंगी कि तो आप ये सबसे छोटा बचने सा जवाब दे दें इसको लेकर। मैम बचने के जो हाँ मैडम, बचने के लिए हमको एक तो अल्कोहलिक नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारे जो छत्तीसगढ़ में है बहुत सारे पेशेंट अल्कोहलिक होते हैं और अल्कोहल से भी लिवर डैमेज होता है और साथ में टीबी के दवाइयों से भी लिवर डैमेज होता है। तो ये दोनों चीज मिला के और लिवर डैमेज होता है। तो और चलिए, जो सामान्य है टीबी जैसे टेंशन की गैस्ट्राइटिस बात होता है, लेकिन है। हमारी कोशिश थी कि इस प्रोग्राम के जरिए हम दर्शकों तक ये बता पाए, ये बात पहुंचा पाए कि टीबी आखिर है क्या, इसके लक्षण क्या होते हैं, इसका इलाज क्या और किस तरीके से इससे बचा जा सकता है। आज सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमारे इस खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही, और खबरों की लगातार अपडेट्स के लिए आप बने रहिए एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ। नमस्कार।